नमस्कार। संस्कृत मंदाकिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का अचसंधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। अचसंधि प्रकरण में आज जिस सूत्र को पढ़ेंगे वो सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो सूत्र है चादियो असत्वे, ये सूत्र क्या करता है? निपात संज्ञा। तो एक निपात करके एक संज्ञा होती है, निपात संज्ञा। निपात संज्ञा करने वाला ये सूत्र है चादियो असत्वे। चादियो असत्वे ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या करता है? निपात संज्ञा। सूत्र कहता क्या है, कैसी स्थिति में निपात संज्ञा होती है, उसके लिए यहां पर लिखा है आद्रव्यार्थाश्चादियो निपाता स्युः। आद्रव्यार्थाश्चादियो निपाता स्युः। इस प्रकार से ये सूत्र है। चादियो असत्वे, यहां पर दो पद हैं, एक पद है चादयः और इसके बाद दूसरा पद है असत्वे। चादियो सत्वे में एक पद है चादयः, दूसरा पद है असत्य असत्वे। चादयः, चादयः का मतलब होता है चा आदि। चा आदि में है जिसके, तो चा आदिर येषाम ते चादयः। इस प्रकार से यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो चा आदिर येषाम ते चादयः, इस प्रकार से बहुब्रीहि समास होता है। और न असत्व में ना सत्वम असत्वम, अर्थात जिसमें सत्व ना हो, जिसमें द्रव्य ना हो, तो उसको कहते हैं असत्व या अद्रव्य। और उसके जो है तो सप्तमी में क्या बन जाएगा? असत्वे। तो तस्मिन असत्वे, तो ना सत्वम असत्वम, इस प्रकार से न तत्पुरुष समास करना और उसके बाद तस्मिन असत्वे। तो ना सत्वम असत्वम तस्मिन असत्वे, इस प्रकार से ये असत्वे पद बनता है। चादयः यह प्रथमांत पद है, असत्वे सप्तम्यंत पद है। तो चादयः प्रथमा में बनता है, असत्वे बनता है सप्तम्यंत अर्थात सप्तमी विभक्ति में। असत्वे का मतलब होता है आद्रव्यार्था। यहां पर असत्वे के लिए वृत्ति में लिखा है आद्रव्यार्था। आद्रव्यार्था, आद्रव्यार्थ मतलब द्रव्य अर्थ ना होने पर। आद्रव्यार्था मतलब अद्रव्य अर्थ, ठीक है। अद्रव्य अर्थ होने पर अर्थात द्रव्य अर्थ ना होने पर चा आदि निपाता स्युः। चा आदि क्या होते हैं? निपात होते हैं। तो द्रव्य अर्थ ना होने पर चा आदि निपात होते हैं अर्थात निपात संज्ञक होते हैं, ऐसा इस सूत्र का कहना है। तो द्रव्य अर्थ ना होने पर, अब ये द्रव्य अर्थ क्या है? द्रव्य अर्थ सबसे पहले तो यही समझना चाहिए कि द्रव्य अर्थ का मतलब क्या है। मतलब द्रव्य किसे कहते हैं? और जो द्रव्य अर्थ ना हो, ऐसे जो चादी जो कि निपात होते हैं। तो यहां पर पहले यह समझ जाना कि यहां पर चादयः से क्या ले लेना? चा व चादयः से ये जो चादी है, तो चादी कौन हो जाएंगे? चा व ही आ। तो यहां पर चा वा ही आ, ये क्या है? चादी है। अब चादी इनको क्यों कहा गया? क्योंकि इनके आदि में चा है। तो चा आदि में है, चा वा ही आ, इन चारों में चा आदि मतलब पहले है, इसलिए इनको चादी कह दिए कि ये जो चादी है। ये चादी जब द्रव्य अर्थ ना हो इनमें, अर्थात जब ये द्रव्य के अर्थ में ना हो, अर्थात अद्रव्य अर्थ में हो, ऐसी स्थिति पर ये क्या कहलाएंगे? निपात। इनका नाम हो जाएगा निपात। चा वा ही आ, ये निपात के नाम से जाने जाएंगे। तो चा वा ही आ ये क्या है? निपात है। लेकिन यहां पर ये जो वृत्ति में लिखा है या सूत्र में जो असत्व पद आया है कि असत्व अर्थात सत्व अर्थ ना होने पर या द्रव्य अर्थ ना होने पर, तो एक चीज ये याद रखना कि चाहे असत्व कह लो चाहे अद्रव्य कह लो, दोनों एक ही चीज है। असत्व मतलब अद्रव्य, तो असत्व शब्द का अर्थ क्या है? अद्रव्य। तो इस प्रकार से इसको याद रखना। असत्व मतलब अद्रव्य, अर्थात जहां पर द्रव्य ना हो। तो असत्व मतलब अद्रव्य, सत्व मतलब द्रव्य। इसकी वृत्ति में लिखा है आद्रव्यार्था। यहां पर तो सूत्र में असत्व है, लेकिन वृत्ति में क्या लिख दिया? आद्रव्यार्था। आद्रव्यार्थ मतलब द्रव्य अर्थ ना होने पर। चादयो मतलब चा आदि, निपातासु निपात, जो निपात कहलाते हैं, निपात संज्ञक होते हैं। तो कहते हैं कि ये बताओ, ये जो आप कह रहे हो कि द्रव्य अर्थ ना होने पर, द्रव्य अर्थ ना होने पर, तो ये द्रव्य क्या है? द्रव्य किसे मानेंगे? सबसे पहले तो जब द्रव्य को जानेंगे तभी तो अद्रव्य को जानेंगे। तो यहां पर द्रव्य के लिए कहते हैं कि लिंग संख्यान्वयत्वम द्रव्यत्वम। लिंग संख्यान्वयत्वम, लिंग संख्यान्वयत्वम द्रव्यत्वम, अर्थात द्रव्य कहते हैं जिसमें लिंग और संख्या का क्या होता है? संबंध। अन्वयत्व मतलब होता है संबंध,
जहां पर लिंग और संख्या का अन्वयत्व मतलब होता है संबंध, जहां पर लिंग और संख्या का अन्वय होता है, संबंध होता है, उसको कहते हैं द्रव्य। इससे भिन्न तद भिन्नम अद्रव्यम, इससे भिन्न क्या हो जाएगा, अद्रव्य हो जाएगा। तो लिंग संख्यान्वयत्वम, लिंग और संख्या का जहां संबंध होता है उसको द्रव्य कहते हैं, उससे भिन्न हो जाएगा अद्रव्य, मतलब जहां पर लिंग ना हो, जहां पर कोई संख्या ना हो, ऐसे जो पद होते हैं, ऐसे जो वर्ण होते हैं, उनको कहते हैं अद्रव्य। अब ये जो चा वा ही आ, ये जो यहाँ पर शब्द दिए हैं, वर्ण दिए हैं, ये क्या कहला, इसमें ना तो कोई लिंग है, इसमें ना तो कोई इसमें संख्या है, तो लिंग और संख्या से ये रहित हैं। तो लिंग और संख्या से रहित होने के कारण इनको कह देते हैं अद्रव्य। इन्हीं अद्रव्यों की इस सूत्र से, चादीय औसत्व इस सूत्र से क्या हो जाएगी, निपात संज्ञा। तो बोले कि देखो जो लिंग और संख्या से रहित हैं वो तो अद्रव्य हो जाएंगे। ऐसे कौन से पद हैं जो लिंग और संख्या से युक्त हैं, जिनको आप द्रव्य कहते हैं? तो कहते हैं जैसे मान लो पुरुष है, ठीक है, पुरुष, मनुष्य, जैसे मान लो पुरुष, इसी प्रकार से जैसे मान लो पुस्तक है, इनका लिंग है कि ये पुल्लिंग नपुंसक लिंग में बनता है, ये पुल्लिंग में बनता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिंग है, इनकी संख्या भी जो तो तय कर सकते हैं। तो पशु, मनुष्य, इसी प्रकार से पशु है, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द हैं, पशु, मनुष्य, घर, इस प्रकार से जो शब्द होते हैं, ये क्या है, लिंग और संख्या से युक्त होते हैं। लिंग और संख्या से युक्त होने के कारण ऐसे शब्द, ऐसे जो शब्द हैं, ये द्रव्य में आ जाएंगे, इनको आप द्रव्य कहेंगे। और इनसे तदभिन्न अर्थात इनसे भिन्न कौन हो जाएगा, चा वा ही या, यहाँ पर कोई लिंग और संख्या का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, अद्रव्य। और इन्हीं चा वा ही या, इन्हीं की क्या हो जाती है, चाद्वीय असत्य सूत्र से निपात संज्ञा, ऐसा ये सूत्र कहता है। तो आद्रव्यार्था, आद्रव्यार्था अर्थात जहां पर द्रव्य अर्थ ना हो, वो ऐसे जो चा आदि हैं, चा आदि से ले लेना चा वा ही आ, ये निपात के नाम से जाने जाते हैं, ऐसा चाद्वीय असत्व इस सूत्र का कहना है। एक सूत्र यहां पर आता है, यह सूत्र भी निपात संज्ञा करता है, सूत्र है प्रादयः। प्रादयः इतना ही सूत्र है। प्रा आदिर येषाम ते प्रादयः, अर्थात प्रा आदि में है, येषाम मतलब जिसके, तो प्रा आदिर येषाम ते प्रादयः, प्रा आदि में है जिसके, उसको कहते हैं प्रादि। जैसे प्रपरा, अपसम, अनुव, निस्निर, दुस्दुर, भी, अंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, एते प्रादयः। 22 प्रादि हम लोगों ने पढ़ा था। इन्हीं प्रादियों की भी क्या होती है, निपात संज्ञा। तो ये जो प्रादीय सूत्र है, इसकी वृत्ति में लिखा है एतेपि तथा स्युः, एतेपि तथा, एते अपि, एते मतलब ये जो 22 प्रादि हैं, परपरा, अपसम, ये जो पूर्व सूत्र में उपसर्गा क्रिया योगी सूत्र में आपने जो प्रादियों को पढ़ा था, ये भी क्या कहलाते हैं, इनकी भी निपात संज्ञा होती है। तो जो प्रादि हैं, प्रपरा आदि, ये प्रादि भी क्या कहलाते हैं, निपात। तो प्रादि की भी क्या होती है, निपात संज्ञा। तो एक तो निपात संज्ञा हो जाती है चादियों की, चा वा ही आ। इसके बाद निपात संज्ञा हो जाती है प्रादियों की, प्रपरा, अपसम, अनुव, निस्निर, दुस्दुर, इनकी भी निपात संज्ञा होती है। चादियों की निपात संज्ञा करने वाला सूत्र है चादियो असत्वे, प्रादियों की निपात संज्ञा करने वाला सूत्र है प्रादय। तो प्रा आदर येषाम ते प्रादय, प्रागीस्वरान निपाता, इस सूत्र से निपाता का अधिकार है। तो प्रागीस्वरान निपाता एक सूत्र है, उस सूत्र से यहाँ पर निपाता का अधिकार आएगा। यहाँ पर भी प्रादीय में भी द्रव्य अर्थ ना होने पर, यह अर्थ यहाँ पर भी ले लेना है। प्रादीय में भी जैसे पूर्व सूत्र जो अद्रव्यार्थाश्चादयो, तो अद्रव्य द्रव्य अर्थ ना होने पर, तो ये जो अर्थ यहाँ पर घटाए हैं, यही अर्थ यहाँ भी ले लेना है कि द्रव्य अर्थ ना होने पर प्रादियों की निपात संज्ञा होती है। द्रव्य अर्थ ना होने पर प्रादियों की निपात संज्ञा होती है। तो या संज्ञा सा फलवती, जो भी संज्ञाएं होती हैं उनका कोई ना कोई तो प्रयोजन होता है। ये जो दो संज्ञाएं यहाँ पर हुई हैं, इनका क्या प्रयोजन है? तो इसके बाद एक सूत्र आता है निपात एकाजनांग। अब आपने ये तो समझ लिया कि चा वा ही आ या प्रादि, जो 22 प्रादियां हैं, ये निपात के नाम से जाने जाएंगे। तो अब निपात का प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन के लिए अगला सूत्र आता है निपात एकाजनांग।
निपात एका जनांग। निपात एका जनांग, ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है एकोच निपात आंग वर्जः प्रग्रह्यः स्यात्। एकोच निपात आंग वर्जः प्रग्रह्य स्यात्। निपात एका जनांग, निपात एकाच अनांग, इस सूत्र को आप अलग अलग करना। एक पद है यहां पर निपात, इसके बाद है एकाच, चा हलंत है, यहां पर आ जाएगा अनांग, ये तीसरा पद है अनांग, तो एकाच इसके बाद आ जाएगा अनांग, तो निपात इसके बाद क्या है एकाच, और इसके बाद क्या आ जाएगा अनांग, ठीक है, जाहलंत है। इस प्रकार से सूत्र को अलग अलग करना। निपात एका जनांग, निपात एका जनांग, ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि एकोच निपात आंगवर्जः प्रग्रह्यः स्यात्। एकोच निपात आंगवर्जः प्रग्रह्यः स्यात्। तो यहां पर पहले क्या समझना, यहां पर निपात एका जनांग में ये जो एकाच शब्द है, ये जो एकाच शब्द है, एकाच का मतलब होता है एक अच वाला, एक अच वाला, एकाच से क्या ले लेना, एक अच वाला। तो यहां पर एकच चासौ अच एकाच, इस प्रकार से कर्मधारय समास होता है। एकाच में एकच चासौ अच एकाच, एकच चासौ अच एकाच, अर्थात एक अच स्वरूप है जिसमें, एक अच स्वरूप वाला है जो, इस प्रकार से इसका अर्थ लगाना। एकच चासौ अच एकाच, एक अच स्वरूप वाला है जो, इस प्रकार से यहां पर कर्मधारय समास है। समास पे मैं क्यों फोकस करा रहा हूं, उसका कारण यह है कि यहां पर अभी प्रत्युदाहरण एक बनता है। यहां पर मतलब इस एकाच पद के ग्रहण की क्या आवश्यकता है, एकाच पद ग्रहण क्यों किया गया, तो इस पर यहां पर अभी बहुत सारी चर्चाएं होंगी। और एक चर्चा यह भी होगी कि एकाच शब्द में आप कौन सा समास मानते हैं, एकच चासौ अच एकाच, इस प्रकार आप कर्मधारय समास मानते हैं, या एको अच यस्मिन सा एकाच, तो एको यच यस्मिन सो अयम एकाच, इस प्रकार से आप बहुव्रीहि समास मानते हैं। दोनों में कौन सा समास युक्त युक्त होगा, या तो यहां पर बहुव्रीहि, या मतलब क्या बहुव्रीहि समास युक्त युक्त होगा, अथवा कर्मधारय समास। तो यहां पर यह याद रखना कि यहां पर बहुव्रीहि समास नहीं होता, एको अच यस्मिन सो अयम एकाच, इस प्रकार से बहुव्रीहि समास यहां पर सम्यक नहीं है, बल्कि एकच चासौ अच एकाच, इस प्रकार कर्मधारय समास यहां पर सम्यक है, कर्मधारय समास यहां पर होता है। तो एकच चासौ अच एकाच, इस प्रकार यहां पर कर्मधारय समास होगा। ना आंग अनांग, इस प्रकार से यहां पर नए तत्पुरुष है, तो अनांग में क्या हो जाएगा, ये जो अनांग है, तो अनांग ना आंग, अनांग का होगा ना आंग, अब बन जाएगा अनांग, नए तत्पुरुष समास, अर्थात जहां जो आंग नहीं है, जो आंग नहीं है उसको कहेंगे अनांग। तो जो आंग नहीं है, आंग का आ उसको छोड़ करके, तो जो आंग नहीं है वो हो जाएगा अनांग। उसके लिए वृत्ति में लिखा है आंग वर्जः, तो ये जो सूत्र में अनांग शब्द आया है, इसी के लिए वृत्ति में आंग वर्ज आ गया है, कि आंग वर्ज मतलब आंग को, वर्ज मतलब मना करके, छोड़ करके, तो आंग, आंग को वर्जना, वर्जना मतलब मना करना, कि आंग को छोड़ करके, आंग को छोड़ करके एको अच, एक अच, एक अच जो निपात है उसकी प्रगृह संज्ञा होती है। तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र प्रगृह संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है, ये याद रखना। निपात एका जनांग, प्रगृह संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र, ये प्रगृह संज्ञा का विधान करता है कि आप जिस, आपने जो निपात संज्ञा किया है, ऐसे एक अच वाले निपात की आंग को छोड़कर प्रगृह संज्ञा होती है। ठीक है,
तो अंग को छोड़कर, अंग वर्जः मतलब अंग को छोड़कर, अंग वर्जः यहां से ले लेना, इसका अर्थ घटा लेना कि अंग वर्जः अर्थात अंग को छोड़कर, वर्ज मतलब होता है छोड़कर, तो अंग वर्जः मतलब अंग को छोड़कर, इसी के लिए सूत्र में शब्द आया अनांग। अनांग का भी मतलब एक ही होता है कि अंग ना हो, अंग को छोड़कर एक अच वाला जो निपात, एक अच स्वरूप जो निपात, अर्थात ऐसा निपात जिसमें एक ही अच है, एक अच स्वरूप है, तो एक अच स्वरूप वाला जो कौन निपात, तो एक अच स्वरूप वाला जो निपात उसकी प्रग्रह्य मतलब प्रग्रही संज्ञा स्यात् मतलब होती है। ठीक है, तो एक अच स्वरूप जो निपात सीधे से लगा लेना, तो एकोच का मतलब हो जाएगा एक अच स्वरूप, एक अच स्वरूप जो निपात उसकी आंग वर्जः मतलब आंग को छोड़ करके प्रग्रह्य अर्थात प्रग्रही संज्ञा होती है। इस प्रकार से यह सूत्र प्रग्रही संज्ञा का विधान करता है। तो एक अच वाला जो निपात, ठीक है, तो एक अच वाला जो निपात उसको अंग को छोड़ करके प्रग्रही संज्ञा होती है। इस प्रकार यह सूत्र यहां पर कार्य करता है। यहां पर इसका जो उदाहरण बनता है ई इंद्र उ उमेश, ई इंद्र उ उ उमेश, ई इंद्र उ उमेश, इस प्रकार से यहां पर दो उदाहरण बनते हैं। ई इंद्र उ उमेश, ई इंद्र इसका मतलब होता है अहो ये इंद्र हैं, उ उमेश मतलब अहो ये उमेश है। इस प्रकार से कहते हैं, कोई कहता है कि अरे ये तो इंद्र हैं, ये उमेश हैं, उमाया है, ईशा उमेशा, उमा के स्वामी भगवान से हो, तो ई इंद्र ये इंद्र हैं, ये उमेश हैं, इस प्रकार से इनका अर्थ होता है। तो ई इंद्र उ उमेश, इस प्रकार यहां पर ये उदाहरण बनते हैं। यहां पर होता क्या है कि ई इंद्र और उ उमेशा में, ई इंद्र और उ उमेशा में चादयो असत्वे ये जो सूत्र है कि द्रव्य अर्थ ना होने पर चा आदि निपात संज्ञक होते हैं। तो यहां पर जो ई है या जो उ है ये क्या है, अद्रव्य है। ये क्या है, अद्रव्य मतलब असत्व है, क्योंकि इसमें इनमें द्रव्य लिंग और संख्या का संबंध नहीं है, न कोई लिंग में है न कोई किसी संख्या में है। तो ये जो ई इंद्र में जो ई उ उमेशा में जो उ है ये अद्रव्य है। अद्रव्य होने से चादियो असत्व इस सूत्र से ये निपात संज्ञा के नाम से जाने जाएंगे। चादियो असत्व इस सूत्र से ये निपात के नाम से जाने जाते हैं। जब निपात के नाम से जाने जाएंगे तो निपात एका जनांग ये सूत्र आ जाएगा। ठीक है, निपात एका जनांग ये सूत्र आएगा। ये सूत्र ये कहेगा कि एक अच वाला जो निपात है अंग को छोड़कर उसकी प्रगृह संज्ञा होती है। तो यहां पर ई और उ, ई इंद्र में जो ई है, उ उमेशा में जो उ है, ये एक अच स्वरूप है, अर्थात एक अच ही है इसमें, ये अच है, एक अच स्वरूप है, एक ही अच है। तो दोनों में ई इंद्र उ उमेशा में दोनों एक अच स्वरूप हैं। एक अच स्वरूप निपात किससे हुए, चादी औसत्व से, निपात संज्ञक भी हैं। तो एक अच स्वरूप निपात हो गए ई और उ। आंग वर्जः आंग यहां पर है नहीं, ये क्या कहलाएंगे, प्रगृह के नाम से कहलाएंगे। इनकी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। जब प्रगृह संज्ञा इनकी हो जाएगी तो उसके बाद क्या कर देना, प्रगृह संज्ञा का फल क्या है, प्रकृति भाव होना। प्रगृह संज्ञा का फल क्या है, प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम, इस सूत्र से हो जाएगा प्रकृति भाव, मतलब जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम, उससे हो जाएगा प्रकृति भाव। तो यहां पर जो प्रकृति भाव करने वाला सूत्र आता है, प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का मतलब क्या हुआ कि जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं होना, कुछ भी नहीं बदलना, कुछ कोई बदलाव ही नहीं होगा। प्रकृति भाव होने से कोई सूत्र यदि यहां पर आके कार्य करता है तो वो सूत्र फिर यहां पर नहीं लगेगा। जैसे ई इंद्र उ उमेशा में अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे
दीर्घ। यह सूत्र कहता है अक से सवर्णी यच परे रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ का आदेश होता है। अक हो जाएगा ई इंद्रा में ई, उ उमेशा में उ, ठीक है। इनसे सवर्णी यच परे मिल ही जाएगा, तो यहाँ पर अकह सवर्णी दीर्घा से दीर्घ होकर इंद्र उमेशा इस प्रकार से अनिष्ट प्रयोग बन रहे थे, वो अनिष्ट प्रयोग ना बने, अनिष्ट की उत्पत्ति ना हो, इसके लिए यहां पर ये इतना सब किया गया कि इनको पहले निपात बतलाया गया। निपात करने के बाद जो है तो निपात एका जनांग से इनकी प्रगृह संज्ञा की गई, ताकि प्रगृह संज्ञा को मानकर के प्लुत प्रगृह अचिनित्यम इस सूत्र से प्रकृति भाव हो सके कि जो जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं करना। तो ये अकाश सवर्णी दीर्घा जो यहाँ पर चौधरी बन के चले आ रहे थे, इन चौधरी जी को ये प्लुत प्रगृह अचिनित्यम इस सूत्र ने रोक दिया कि रोको, यहाँ पर प्रकृति भाव जो जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा कुछ चीजें समझना है। कुछ चीज यहां पर यह है कि मान लो कि निपात एका जनांग में निपात एका जनांग में निपात पद को ना रखें, निपात पद को यदि ना रखते, केवल यह कहती कि एक अच वाला जो है उसकी आंग वर्ज आंग को छोड़ करके एक अच वाले की प्रगृह संज्ञा होती है। निपात एका जनांग सूत्र में निपात पद को हटा दो, निपात पद को मत रखो। और जब निपात शब्द को नहीं रखेंगे तो क्या अर्थ करेंगे कि एक अच वाला अनांग मतलब आंग को छोड़ करके उसकी प्रगृह संज्ञा होती है, एक अच स्वरूप की आंग को छोड़ करके प्रगृह संज्ञा होती है। केवल ये आप इस प्रकार से अर्थ कर दो, या केवल एका जनांग इतना ही सूत्र बना दो, आपत्ति क्या है, दोष क्या है? तो कहते हैं कि देखो यदि निपात इस शब्द को नहीं रखेंगे, केवल ये कहेंगे कि आंग को छोड़ करके जो एक अच स्वरूप है उसकी प्रगृह संज्ञा होती है, ऐसी स्थिति पर दोष उत्पन्न होगा। बोले कहां दोष उत्पन्न होगा? तो यहां पर कहते हैं कि एक उदाहरण बनता है, यहां पर दो उदाहरण बनते हैं। एक है चकारात्र, एक उदाहरण है जहारात्र। चकारात्र जहारात्र ये जो उदाहरण है, ये क्री और ही, क्री और हिरी इन धातुओं से परोक्षे लिट, इस सूत्र से लिट लकार में चकारात्र जहारात्र ये उदाहरण बनते हैं। चकारात्र जहारात्र ये जो उदाहरण है, ये क्री और हिरी धातु से परोक्षे लिट इस सूत्र से लिट लकार में बनते हैं। यहां पर जब क्री और हिरी इन धातुओं से जब लिट परोक्षे लिट से जब लिट लकार होता है, तो लिट के स्थान पर तिप्तझी सिप्तस्था मिद्बस्मस्ता तांझा था साथाम धुम इड वही महिंग इस सूत्र से तिप की प्राप्ति होती है। तिप की प्राप्ति होने पर क्री ती, तिप में भी पकार की संज्ञा ती रहता है, तो क्री त्रि ह्री त्रि ऐसी स्थिति रहती है। क्री त्रि ह्री ती ऐसी स्थिति में परस्मयी पदानाम ड़ल तुसुस्थल तुषड़ल वमाह एक सूत्र है, ठीक है, इसमें भ्वादि में है सूत्र, परस्मयी पदानाम परस्मयी पदानाम ड़ल तुसुस्थल तुषड़ल वमाह एक सूत्र है। वो सूत्र क्या करता है कि लिट लकार में जो क्री और ह्री से जो आपने तिप किया था, तिप में पकार की संज्ञा, उसी तिप के स्थान पर परस्मयी पदा नाम ड़ल तुसुस्थल तुषड़ल वमाह इस सूत्र से क्या हो जाता है? ड़ल आदेश। इस सूत्र से क्या आ जाता है? ड़ल आदेश हो जाता है। तिप के स्थान पर ड़ल ये आदेश होता है। ड़ल में लकार की संज्ञा हलंत्यम से, लकार की संज्ञा चुटु से, दोनों की संज्ञा हो जाती है। ड़ल के स्थान पर क्या बचता है? केवल आ। ड़ल के स्थान पर क्या बचता है? केवल आ। समझना, मैं ये निपात ग्रहण क्यों किया इसको मैं आपको समझा रहा हूं। आगे की प्रक्रिया हो करके जब ये आ होता है, इसके बाद कुछ सूत्र आते हैं जो कार्य करते हैं और स्थिति पहुंच जाती है हमारी चकार
अत्र और इसी तरह से जहार अत्र, ऐसी स्थिति पहुंच जाती है। सूत्र लगाते लगाते लास्ट में हम यहां तक पहुंचते हैं। जब चकार अत्र जहार अत्र जब यहां पर पहुंचते हैं तो अब यहां पर एक ये जो निपात एका जनांग में जो निपात ग्रहण किया गया, ये निपात ग्रहण करना आवश्यक था। यदि इस निपात को ग्रहण नहीं करते, यहां पर निपात एका जनांग में यदि निपात शब्द का ग्रहण नहीं करते और ये कहते कि आंग को छोड़ करके एक अच स्वरूप जो निपात है उसकी प्रगृह संज्ञा होती है, यदि हम इस प्रकार से इसका अर्थ करते तो चकारात चकार अत्र और जहार अत्र में तिप के स्थान पर हुआ जो ळलादेश है, ळल में भी जो अनुबंध लोप होकर के बचा जो आ है, ये आ भी एक अच स्वरूप है। ये जो आ है ये आ भी एक अच स्वरूप है। एक अच स्वरूप होने से इसकी भी निपात एका जनांग इस सूत्र से प्रगृह संज्ञा हो जाती। निपात एका जनांग इस सूत्र से प्रगृह संज्ञा हो जाती, क्योंकि सूत्र जो कहता है यदि निपात ग्रहण ना करें कि आंग को छोड़ करके एक अच स्वरूप, तो आंग तो है ही नहीं, एक अच स्वरूप है तो इसकी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। जब प्रगृह संज्ञा हो जाएगी तो प्लुत प्रग्रहिया अचनितम इस सूत्र से यहां पर भी प्रकृति भाव हो जाएगा। जब यहां पर भी प्रकृति भाव हो जाएगा तो चकार अत्र जहार अत्र इसी प्रकार से ये उदाहरण बने रहेंगे। चकारात्र जहारात्र नहीं बन पाएगा, ये दोष है। बात समझ में आई कि चकारात्र जहारात्र नहीं बन पाएगा यदि निपात शब्द को नहीं रखेंगे। कहां? यहां पर। ठीक है, तो फिर समाधान क्या है? तो समाधान यह है कि निपात शब्द आप रखो। जब आप निपात रखोगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि आंग को छोड़ करके एक अच स्वरूप जो निपात, जब आप इस प्रकार अर्थ करोगे तो आंग तो यहां है ही नहीं चकारात्र जहारात्र में, तो एक अच स्वरूप तो है, तिप्स के स्थान पर हुआ जो ळलादेश है, ळल में भी बचा जो आकार है वो एक अच स्वरूप है, लेकिन वो निपात नहीं है, उसकी आपने निपात संज्ञा नहीं किया। तो निपात संज्ञा ना होने से यहां पर प्रगृह संज्ञा नहीं होगी, प्रगृह संज्ञा ना होने से प्रकृति भाव भी नहीं होगा। जब प्रकृति भाव नहीं होगा तो आकाश सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ होकर के चकारात्र जहारात्र इस प्रकार से इष्ट प्रयोग बन जाएंगे। ये निपात ग्रहण करने का प्रयोजन है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? इसके बाद यहां पर एक प्रत्युदाहरण आगे और बनता है। प्रत्युदाहरण इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं कि आप समझे रहो कि सूत्र में यदि कोई पद ग्रहण किया तो उसका प्रयोजन क्या है, क्यों ग्रहण किया। नहीं करते निपात का ग्रहण तो क्या दोष है? अदोष यही है जो अभी आपको बतलाया मैं। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन और आता है। वो क्वेश्चन है कि निपात एका जनांग में आप ये जो एकाच शब्द का ग्रहण किए हैं, निपात एका जनांग में आप ये जो एकाच शब्द का ग्रहण कर रहे हैं, ये एकाच शब्द के ग्रहण की क्या आवश्यकता है? एका जिति किम, निपात एका जनांग, एक शब्द है यहां पर निपात, इसके बाद है एकाच, इसके बाद है अनांग। निपात को तो देख लिए कि निपात ग्रहण नहीं करेंगे तो चकारात जहारात्र में दोष होगा, तो बोले ठीक है निपात तो ठीक है, निपात ग्रहण आवश्यक है। एकाच शब्द के ग्रहण की क्या आवश्यकता है? तो उसके लिए यहां पर कहते हैं कि एकाच इति किम, अर्थात आप ये जो कह रहे हो कि एक अच स्वरूप जो निपात है उसकी आंग को छोड़ करके प्रगृह संज्ञा होती है, इसके ग्रहण की क्या आवश्यकता है? तो एकाच इति किम, उदाहरण है प्रेदम ब्रह्म, प्रेदम क्षत्रम। प्रेदम ब्रह्म, प्रेदम क्षत्रम, ये दो उदाहरण हैं। यहां पर कहते हैं कि प्रेदम ब्रह्म प्रेदम क्षत्रम में, यहां पर प्रेदम में प्ला प्रा प्लस इदम, इस प्रकार से यहां पर इसका विग्रह करते हैं, प्रा प्लस इदम। यहां पर कहते हैं कि निपात एका जनांग इस सूत्र में यदि एकाच शब्द का ग्रहण नहीं करते, अर्थात एक अच स्वरूप जो निपात, यदि इसका ग्रहण नहीं करते तो यहां पर भी क्या होती? समस्या उत्पन्न हो जाती। एक अच स्वरूप
इस प्रकार से यदि अर्थ यहां पर नहीं करते निपात एकाजनांग में, तो प्रेदम ब्रह्म और प्रेदम क्षत्रम में भी यहां पर समस्या उत्पन्न होती, अर्थात इनकी भी क्या हो जाती, प्रगृह संज्ञा होती। प्रगृह संज्ञा होने से यहां पर भी प्रकृति भाव होता, प्रकृति भाव होता तो प्रायदम में गुण नहीं हो पाता, गुण ना होने से प्रेदम ब्रह्म प्रेदम क्षत्रम ये उदाहरण नहीं बन पाते। बात समझ में आई? तो बोले कि कैसे, आप ये जो कह रहे हैं कि यहां पर एकाच शब्द के ग्रहण की आवश्यकता ये है कि निपात ये प्रेदम ब्रह्म और प्रेदम क्षत्रम में इष्ट की सिद्धि हो सके, तो ये एकाच कैसे, आप एक बार इसको समझा के दिखाइए कि कैसे इसकी आवश्यकता है। तो बोले कि देखो, जब आप एकाच ग्रहण नहीं करेंगे कि एक अच स्वरूप, तो ऐसी स्थिति पर यहां पर जो प्रेदम में जो प्रा इदम, इस प्रकार से जब आप इसका विग्रह करते हैं, तो प्राइदम में जो प्रा है, प्राइदम में जो प्रा है, ये देखो निपात तो है, निपात तो है, क्योंकि इसकी जो उपसर्गा क्रिया योग उपसर्ग संज्ञा और प्रादिया से इसकी आप निपात संज्ञा तो किए हैं, तो प्रादिया सूत्र से निपात संज्ञा तो आप कर दिए हैं, तो निपात तो मान लिए कि ये निपात तो है, ठीक है। और आंग वर्ज भी है, आंग को छोड़ आंग भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक अच स्वरूप नहीं है, प्रा जो है एक अच स्वरूप नहीं है। बोले कैसे एक अच स्वरूप नहीं है, तो बोले देखो ये जो प्रा है, प्रा में आकार के साथ, प्रा में आकार के साथ, प्रा में आकार के साथ पकार और रेफ का क्या है, संयोग है। भाई प्रा में पा भी है, पकार भी है, रकार भी है, आकार भी है, तो आकार के साथ में पकार और रेफ का संयोग है, केवल आकार नहीं है, केवल ये एक अच स्वरूप नहीं है, बल्कि एक अच स्वरूप के साथ, बल्कि एक अच स्वरूप के साथ ये वर्ण भी है, एक अच के साथ ये वर्ण भी है, तो ये एक अच स्वरूप नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एक अच स्वरूप नहीं है, बल्कि एक अच वाला है। प्रा में एक अच तो है, आकार तो है, लेकिन एक अच स्वरूप नहीं है। यथा जैसे ई इंद्र उ उमेशा में ई और उ एक अच स्वरूप है, कोई और वर्ण है ही नहीं, तो पकार और रेफ दोनों का यहां पर संयोग है, वो दोनों इसके साथ हैं, तो ये एक अच स्वरूप नहीं है। यद्यपि एक अच वाला है, लेकिन एक अच स्वरूप नहीं है। तो जब एक अच स्वरूप नहीं है, तो यहां पर क्या होता है कि यदि एकोच एकाच इस शब्द को निपात एकाजनांग सूत्र में नहीं रखते, तो यहां पर भी प्रगृह संज्ञा इस सूत्र से हो जाती, यहां पर भी, क्योंकि फिर वो एक अच स्वरूप हो या एकाच हो, दोनों की प्रगृह संज्ञा करता, ठीक है। तो एकाच तो है, लेकिन एक अच स्वरूप नहीं है, तो यदि एकाच शब्द को नहीं रखते तो प्रायदम में भी प्रगृह संज्ञा होती, प्रगृह संज्ञा होकर प्लुत प्रगृह या अचनित्यम सूत्र से प्रगति भाव होता, प्रगति भाव होने से प्रायदम इसी प्रकार बना रहता, प्रेदम फिर नहीं बनता। तो ये अनिष्ट की उत्पत्ति ना हो, बल्कि यहां पर इष्ट की उत्पत्ति हो। जब इष्ट की उत्पत्ति हो तो उसके लिए आप एकाच शब्द को रखो। जब आप एकाच शब्द को रखोगे तो यहां पर एक अच स्वरूप नहीं मिलेगा, यद्यपि एक अच वाला है, लेकिन एक अच स्वरूप नहीं है। जब एक अच स्वरूप ना होने से यहां पर क्या हो जाएगा कि प्रगृह संज्ञा नहीं होगी, प्रगृह संज्ञा ना होने से प्रगतिभाव भी नहीं होगा। जब प्रगतिभाव नहीं होगा तो आदगुणा से गुण होकर के यहां पर प्रेदम ब्रह्म प्रेदम क्षत्रम ये बन जाएगा। आ समझ में आई? यहां पर एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है। क्वेश्चन ये है, जैसे कि मैंने आपको बतलाया था कि एकाच जो शब्द है, एको अच, एकश्चासौ अच एकाच, इस प्रकार से यहां पर कर्मधारय एकाच शब्द में होता है, एकश्चासौ अच एकाच। ये जो एकाच है इस सूत्र में, एकाच में एक समास होता है एकश्चासौ अच इति एकाच, एकश्चासौ अच इति एकाच। ये क्या है? कर्मधारय समास, इसको कहते हैं कर्मधारय समास। एक होता है एकाच में बहुव्रीहि समास भी होता है,
बहुव्रीहि समास जब करेंगे तो एको अच यस्मिन, एकोच, एकोच यस्मिन सो अयम एकाच, एकोच यस्मिन सो अनेकाच, एकोच, एकोच यस्मिन सो एकाच, सोयम एकाच। सूत्र की बृहद व्याख्या है यहां पर कहते हैं कि ये जो एकाच शब्द है, एकाच जो शब्द है, इस एकाच शब्द में एकोच, एको अच यस्मिन सो अयम एकाच, एको अच यस्मिन, एक अच है यस्मिन मतलब जिसमें, एक अच है जिसमिन, जिसमें सो अयम एकाच, वह एकाच है। इस प्रकार से बहुव्रीहि समास नहीं होता। एकाच में इस प्रकार से आप बहुव्रीहि समास मत करना कि एको अच यस्मिन सो अयम एकाच, की एक अच है जिसमें, क्योंकि जब आप इस प्रकार से समास करोगे कि एक अच है जिसमें, तब समस्या उत्पन्न हो जाएगी प्रेदम ब्रह्म प्रेदम चत्रम में, क्योंकि एक अच तो है ही वहां पर, प्रेदम ब्रह्म और प्रेदम चत्रम में एक अच तो है ही। तो यदि आप बहुव्रीहि समास करते हैं, एको अच यस्मिन सो अयम एकाच, इस प्रकार से यदि बहुव्रीहि समास करते हैं तो तब समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो प्रेदम ब्रह्म प्रेदम चत्रम में तो आपको बहुव्रीहि समास नहीं करना एकाच में, बल्कि कौन सा समास करना है, एकश चासु अच इति एकाच, एक अच स्वरूप है जो, कर्मधारय जब आप करेंगे तो एकश चासु अच इति एकाच, एक अच स्वरूप है जो, इस प्रकार से इसका अर्थ घटेगा। ये जो निपात एका जनांग में जो एकाच शब्द है, ये एकाच शब्द का मतलब होता है एक अच स्वरूप, ये इसका अर्थ निकलता है। तो यहां पर निपात एका जनांग में जो एकाच शब्द है, एकाच शब्द में कर्मधारय समास लेना है, कर्मधारय समास ही ग्रहण करना है। बहुव्रीहि समास करोगे तो समस्या ये उत्पन्न हो जाएगी। ये बहुत अच्छी जो ये जानकारी है, इस जानकारी को अच्छी तरह से तैयार करना, ठीक है। ये जो महाभाष्यकार कहते हैं कि यहां पर कर्मधारय समास लेना है, बहुव्रीहि समास नहीं लेना, इसका समर्थन आचार्य नागेश करते हैं। आचार्य नागेश महाभाष्यकार के मत का समर्थन करते हैं और वो कहते हैं कि एकाच शब्द में अंतरंगत्वात् समास घटक पदों का, कर्मधार एकाच शब्द में जब कर्मधारय समास करेंगे तो कर्मधारय समास करने से अंतरंगत्वात् समास घटक पदों का ही, समास घटक पदों की ही प्रधानता होती है। तो समास घटक पदों की जब प्रधानता होगी तो एकाच शब्द से यही अर्थ लेंगे कि एक अच स्वरूप जो, तद अपेक्षा बहुव्रीहि समास मानने पर अन्य पदों की प्रधानता होती है कि एक अच वाला है जो, तो तद अपेक्षा बहुव्रीहि समास में अन्य पदों की प्रधानता होती है। इस प्रकार से यहां पर एकाच शब्द में कर्मधारय समासी मानना है, कर्मधारय समासी यहां पर सम्यक होगा, युक्त युक्त होगा। अब जब इस प्रकार से कह दिए कि एकाच शब्द में कर्मधारय समासी युक्त युक्त होगा, तब एक समस्या यहां पर फिर उत्पन्न होती है। एक समस्या यहां पर फिर उत्पन्न है कि ठीक है, आप निपात एकाच जनांग इस सूत्र में आप एकाच शब्द में कर्मधारय समास तो मान करके आपने कार्य कर लिया, लेकिन ये बताओ, एक सूत्र है एकाचो द्वे प्रथमस्य, एक सूत्र है एकाचो द्वे प्रथमस्य, एकाचो द्वे प्रथमस्य, ये सूत्र क्या करता है, द्वे मतलब द्वित्व का विधान करता है। द्वे का मतलब क्या होता है, द्वित्व मतलब एक को दो कर देना। एकाचो द्वे प्रथमस्य, द्वे का मतलब क्या होता है, द्वित्व का विधान। जैसे बभू बभूतो बभूवु, बभू बभूवित बभू, बभू बभूवि बभूविम, इस प्रकार से जो आप उदाहरण बनाते हैं, तो बभू बभूतो बभूवु, बभूवित बभूतो बभू, बभू बभूवि बभूविम। तो यहां पर जब आप भू धातु से परोक्ष लिट में जब आप प्रयोग बनाते हैं तो ये सूत्र आता है एकाचो द्वे प्रथमस, ये सूत्र क्या करता है, द्वित्व करता है। तो वहां पर क्या होता है, भू भू, इस प्रकार से वहां पर प्रयोग बनते हैं, भू भू, यही सूत्र है जो द्वित्व करता है। एकाचो द्वे प्रथमस से ये जो सूत्र है, ये सूत्र में भी तो एकाच है,
इस सूत्र में भी एकाच है। समस्या ये उत्पन्न होती है कि ना आचार्य महाभाष्यकार पतंजलि और आचार्य नागेश कहते हैं कि निपात एकाच जनांग इस सूत्र में कर्मधारय समास होता है, अर्थात एकाच शब्द में कर्मधारय समास होता है। यदि कर्मधारय एकाच शब्द में यदि यहां पर कर्मधारय समास लेते हैं या एकाच शब्द में यदि कर्मधारय समास मानते हैं तो एकाचो द्वे प्रथमस्य इस सूत्र में जो एकाच है यहां पर समस्या उत्पन्न हो जाएगी यदि कर्मधारय समास मानेंगे तो। एकाचो द्वे प्रथमस्य में यहां भी एकाच सेम ही शब्द है, यहां भी एकाच है, यहां भी एकाच है। यहां यदि कर्मधारय समास मानते हो तो निश्चित है कि आपको यहां भी कर्मधारय समास मानना पड़ेगा, और यहां यदि कर्मधारय समास मानेंगे तब समस्या खड़ी हो जाएगी। यहां तो कोई दोष नहीं है, लेकिन यहां कर्मधारय समस्या मानने में समस्या खड़ी हो जाएगी। बोले कैसे समस्या खड़ी हो जाएगी? बोले देखो, जब आप एकाच शब्द में कर्मधारय समास मानते हैं कि एकच चासो अच सो एम एकाच, एक अच स्वरूप है जो, इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। तो यहां पर एक एकाचो द्वे प्रथमस्य में ये जो द्वित्व करने वाला सूत्र है तो ये क्या करेगा ना कि एक अच स्वरूप का ही, ये एक अच स्वरूप को ही ये द्वित्व करेगा, बाकी हल वर्णों का द्वित्व ही नहीं करेगा। भू आ, भू भू आ, ये जो बनता है, जो ये सूत्र द्वित्व करता है भू आ से भू भू आ, तो उसमें जो अज स्वरूप उकार है उसी को फिर ये द्वित्व करेगा यदि एक कर्मधारय मानेंगे। बाकी जो हल वर्ण है भकार वकार उनको तो ये द्वित्व ही नहीं करेगा यदि एक अच स्वरूप मानेंगे तो। जब ये द्वित्व ही नहीं करेगा तो फिर हलादि शेषा सूत्र व्यर्थ पड़ जाएगा, क्योंकि वो हलादि शेषा सूत्र क्या कहता है कि अभ्यास से आदि हल शिष्यते अन्य हल लोप्यन्ते, अभ्यास का आदि हल ही शेष रहता है, अन्य हलों का लोप होता है। तो जब ये द्वित्व ही नहीं करेगा हल वर्णों का तो ये हलादि शेषा किस सूत्र को जो होता किस शब्द को शेष रखेगा और किस शब्द का लोप करेगा? उसको तो कोई शेष करने वाला लोप करने वाला कुछ मिलेगा ही नहीं। हलादि शेषा सूत्र व्यर्थ पड़ जाएगा। तो हलादि शेषा सूत्र जब व्यर्थ पड़ जाएगा तो वो क्या होगा कि व्यर्थ ग्रहण सामर्थ्य से या हलादि शेषा ग्रहण सामर्थ्य से ये यहां पर या मतलब ज्ञान कराना है या मतलब बोध करना है कि एकाच द्वे प्रथमस्य में कर्मधारय समास नहीं लेना, बल्कि यहां पर बहुव्रीहि समास मानना है। एको अच यस्मिन सो अयम एकाच, इस प्रकार से एकाचो द्वे प्रथमस्य में बहुव्रीहि समास एकाच में लेना है। निपात एकाच जनांग में जो एकाच शब्द है यहां कर्मधारय समास लेना है। ये लेना है लक्ष्यानुसार, लक्ष्य के अनुसार, जो जैसा लक्ष्य दिखे, जैसी जहां जरूरत हो उसी प्रकार से आपको समास करना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि निपात एकाच जनांग में एकाच शब्द की क्या आवश्यकता है, एकाच शब्द को क्यों रखा गया। अब यहां पर कहते हैं कि वाक्य स्मरणीयो अंगित, वाक्य स्मरणीयो अगित, यहां पर एक समस्या उत्पन्न होती है। समस्या यह है कि ये जो निपात एकाच जनांग ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि आंग वर्जः, आंग वर्जः मतलब आंग को छोड़ करके एक अच वाला जो निपात है उसकी प्रगृह संज्ञा होती है। आंग को छोड़ करके एक अच वाला जो निपात है उसकी प्रगृह संज्ञा होती है। तो यहां पर समस्या यह है कि जो आ है, एक है आ, ठीक है, ये आ, ये जो आ है ये चादी गण में आता है। एक चादी गण है, चादी गण में जो शब्द पठित हैं उनकी तो चादी और सत्व सूत्र से जो तो ये निपात संज्ञा होती है। एक है प्रादिगण, एक क्या है प्रादिगण, और प्रादिगण में क्या आता है आंग। चादीगण में आ आता है, प्रादिगण में आंग आता है। प्रादिगण में जो आंग आता है, आंग में गा की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से तस्लोपा से लोप। यहां पर भी क्या बचता है आ, दोनों जगह पे क्या बचता है आ, ठीक है, दोनों जगह पे क्या बचता है आ। यहां पर सूत्र में जो आंग वर्जः, आंग को छोड़ करके ये जो यहां पर किया गया है, अर्थ किया गया है, ये किस आंग को छोड़ करके कहा गया है, क्योंकि दोनों जगह तो आ बचता है। तो हम ये पहचाने कैसे कि ये जो सूत्र है निपात एकाच जनांग में जो अनांग शब्द आया है, अनांग मतलब आंग को छोड़ करके, ये किस अंग को छोड़ना है, चादी वाले अंग को छोड़ना है या प्रादि वाले अंग को छोड़ना है। तो यहां पर यह याद रखना कि यहां पर जिस अंग को छोड़ने की ये बात कर रहे हैं वो प्रादि वाला अंग है। कौन सा अंग है? प्रादि। प्रादि में जो अंग है उस अंग को छोड़ करके ये प्रगृह संज्ञा करना है, चादी वाले अंग का ग्रहण हो जाएगा। चादी वाला जो आ है
उसका ग्रहण होगा, उसकी तो यहाँ पर प्रगृह संज्ञा हो जाएगी, लेकिन प्रादि वाले आ की प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। तो बोले कि अच्छा ये बताओ, ये जो आप इतना सब बता दिए कि चादी वाला आ, प्रादि वाला आ, पता कैसे चले कि ये चादी का है कि प्रादि का है? भाई है तो दोनों आ, कुछ ऐसा निर्देश करो जिससे हमको पता चले कि ये चादी का है कि प्रादि का है। तो बोले तब यहाँ पर एक यहाँ पर पद है कि वाक्य स्मरणयो अंगित। बोले देखो ऐसा है कि वाक्य और स्मरण अर्थ में अंगित, यहां पर देख लेना लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में लिखा है कि वाक्य और स्मरण अर्थ में अंगित मतलब गित को छोड़ करके आकार लेना है, मतलब अंग को छोड़ करके लेना है। जहां भी वाक्य और स्मरण हो वहां पर क्या होगा, अंगित अर्थात गित को छोड़ करके आकार लेना है, मतलब चादी का आकार लेना है। तो चादी मतलब चादी का आ है, चादी गण का आ है, इसकी पहचान यह है कि वो वाक्य और स्मरण अर्थ में होगा। तो चादी का आ वाक्य और स्मरण अर्थ में होगा। तद भिन्न जहां पर वाक्य और स्मरण अर्थ ना हो वो समझ जाना कि वो प्रादि का है। तो बोले कि इसके लिए प्रादि के आ मतलब कहां कहां पर है या कैसे जानेंगे प्रादि के आ को? तो उसके लिए एक श्लोक है लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में, ईस दर्थे क्रिया योगे मर्यादा अभिविधौ च यः, ईस दर्थे क्रिया योगे मर्यादा अभिविधौ च यः एतमात्रं गितम विद्यात् वाक्य स्मरणयो रंगिता। इसको देख लेना। इसका मतलब यह होता है कि जो प्रादि का जो आ है, प्रादि का जो अंग है, ये प्रादि का अंग ईस दर्थे, ईस दर्थे का मतलब ईसद मतलब अल्प अर्थ में होता है। जहां भी अल्प अर्थ निकलता है तो समझ जाना वो प्रादि का है। अक्रिया योग, क्रिया के योग में भी प्रादि का है। तो ईस दर्थे क्रिया, मर्यादा अर्थ में प्रादि का होता है, अभिविधि अर्थ में प्रादि का होता है। तो एतमात्रं गितम विद्यात्, एत मतलब इन चार में, ईस दर्थे क्रिया योगे मर्यादा अभिविधौ च यः, इनमें कौन होता है, प्रादि का अंग होता है। इनसे भिन्न जो है वाक्य स्मरणयो रंगित, वाक्य और स्मरण में अंगित मतलब चादी का आ होता है। तो बोले उदाहरण कौन से हैं? तो उदाहरण के लिए आ जाएंगे आ एवं नु मनुष्य, आ एवं किल तत्। ये चादी का जो उदाहरण है, अर्थात तो वाक्य और स्मरण अर्थ में प्रगृह संज्ञा हो जाती है। तो वाक्य और स्मरण अर्थ में प्रगृह संज्ञा जो होती है तो वहां पर जो आ आएगा वहां पर प्रगृह संज्ञा उसकी हो जाएगी क्योंकि वो चादी का है। तो ये उदाहरण है आ एवं नु मनुष्य, आ एवं नु मनुष्य। दूसरा उदाहरण है आ एवं किल तत्, आ एवं नु मनुष्य, आ एवं किल तत्। तो आ एवं नु मनुष्य, आ एवं किल तत्। तो यहां पर क्या है, आ एवं नु मनुष्य ये क्या है, वाक्य है। आ एवं नु मनुष्य क्या है, वाक्य है। कोई कह रहा है कि अब तुम ऐसा मानते हो, कोई दोस्त है अपनी जबरदस्ती बात मनवाने में लगा है, कह रहा है तुम अब ऐसा मानते हो, ठीक है, तो तुम अब ऐसा मानते हो या तुम ऐसा सोचते हो, ठीक है, तो अब तुम ऐसा मानते हो, ये वाक्य है। तो दोस्त क्या कहता है कि आ एवं किल तत्, कि हां ऐसा ही है, वो स्मरण कर रहा है कि हां ऐसा ही है। तो आ एवं किल तत् मतलब हां ऐसा ही है। तो ये क्या है, स्मरण है। आ एवं किल तत् स्मरण है, आ एवं नु मनुष्य ये वाक्य है। तो यहां पर वाक्य ऊपर वाला आ एवं नु मनुष्य ये वाक्य हो गया, आ एवं किल तत् ये क्या हो गया, स्मरण, कि हाँ ऐसा ही है, वो स्मरण कर रहा है। तो वाक्य और स्मरण अर्थ में यहां पर क्या है, दोनों जगह आ है, दोनों जगह क्या है, आ है। अब वाक्य और स्मरण अर्थ में दोनों जो आ है, ये आ वाक्य और स्मरण अर्थ में है। जब वाक्य और स्मरण अर्थ में होंगे तो निपात एका जनांग सूत्र से यहां पर भी क्या हो जाएगी, प्रगृह संज्ञा, क्योंकि ये आंग वर्ज यहां पर आंग का आ नहीं है, बल्कि ये क्या है, चादी का आ है, चादीगण का आ है, ना कि प्रादि का। तो यहां पर निपात एका जनांग सूत्र से हो जाएगी इनकी क्या, प्रगृह संज्ञा। जब प्रगृह संज्ञा हो जाएगी तो प्लुत प्रगृह अचनित्यम सूत्र से प्रतिभाव हो जाएगा, मतलब जैसा था वैसा ही रहेगा। इसीलिए आ एवं नु मनुष्य, आ एवं किल तत् में इसी प्रकार ये अलग अलग उदाहरण बने रहे। मान लो कि यदि यहां पर वाक्य और स्मरण अर्थ में ये आ नहीं होता तो फिर क्या होता, तो यहां पर आ
और ए में आ ए मिलके यहाँ पर क्या हो जाते, गुण हो जाते, आए मिलके ऐ हो जाते। इस प्रकार से यहाँ पर समस्या की उत्पत्ति हो जाती, समस्या उत्पन्न हो जाती, मतलब वृद्धि हो जाती यहाँ पर। तो आ ए मिलकर यहाँ पर वृद्धि रेच से वृद्धि होती, वृद्धि होने से यहाँ पर अनिष्ट प्रयोग बनने लगते, इसलिए यहाँ पर वाक्य एवं स्मरण अर्थ में ये आ है। तो वाक्य स्मरण अर्थ में आ होने से यहाँ पर क्या होती है, वृद्धि नहीं होती, वृद्धि को रोक देता है। यहां पर कहते हैं अन्यत्र गित, अर्थात आप ये जो अनांग आपने कहा सूत्र में, निपात एका जनांग में आपने जो अनांग कहा, अनांग का मतलब होता है आंग को छोड़कर, अर्थात प्रादि में जो आ है उसको छोड़ करके। तो मान लो जो प्रादि का आ नहीं है, तो उसके द्वारा उदाहरण आ एवं नु मनुष्य, आ एवं किलतत, ये तो दे दिए कि यहाँ पर प्रगतिभाव हो जाता है, प्रगतिभाव होने से इसी प्रकार बना रहेगा। मान लो जहां पर प्रादि का आ है कि आंग वाला आ है, तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर उदाहरण है कि गित, लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा है अन्यत्र गित। अन्यत्र गित का मतलब होता है कि इसको छोड़ करके, अर्थात चादी वाले आ को छोड़ करके अन्यत्र मतलब प्रादि वाला जो अंग होगा, तो वहां पर आ ईसद उष्णम ओषणम, तो आ ईसद उष्णम ओषणम, उदाहरण बनता है ये। कहते हैं कि देखो यहां पर जो आ है ये चादी का आ नहीं है, अर्थात ये अंग वाला आ है। अंग वाले आ होने से यहां पर क्या होता है, प्रगतिभाव नहीं होता इस सूत्र से, निपाते का प्रक्रिया चिनित्यम से, क्योंकि निपाते का जनांग से प्रगतिभाव, ये प्रकृति संज्ञा नहीं होगी, प्रकृति संज्ञा न होने से प्रगतिभाव नहीं होगा। तो प्रगतिभाव भी जब नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो आ और ईसद उष्णम, या ईसद का मतलब होता है अल्प, अल्प अर्थ में है, अंग जो है अल्प अर्थ में होता है। तो आ और ई मिलके क्या हो जाएंगे, ओ गुण हो जाएंगे। ठीक है, आ ईसद उष्णम ओष्णम। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर अच्छा आ और उष्णम का ऊ, आ और उष्णम, अच्छा ये ईसद अर्थ में है, तो आ उष्णम इस प्रकार से रहता है, आ प्लस उष्णम इस प्रकार से रहेगा। आ प्लस उष्णम में क्या हो जाएगा, आ ऊ मिलके ओ गुण हो जाते हैं, प्रयोग बन जाता है ओष्णम, इस प्रकार से बनता है। आ उदकांतम ओदकांतम, इस प्रकार से एक उदाहरण और इसका समझ लेना, आ उदकांतम ओदकांतम। तो यहां भाई ओदकांतम में भी जो आ है वो किसका है, इसी प्रादि का है। तो इस प्रकार से यहां पर ये प्रयोग समझना। एक यहां पर प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र आता है ओत, प्रगृह संज्ञा करने वाला एक सूत्र है यहां पर ओत। ओत ये सूत्र समस्त सूत्र में एक ही पद है, ओत प्रथमांत पद है, एक ही पद है। ये सूत्र ओत जो सूत्र है ये क्या करता है, ये भी प्रगृह संज्ञा का विधान करता है। ये भी क्या करता है, प्रगृह संज्ञा का विधान। निपात एका जनांग सूत्र भी प्रगृह संज्ञा करता है, ओत सूत्र भी प्रगृह संज्ञा करता है। इसकी शर्तें अलग हैं। ओदंत निपातः प्रगृह्यः स्यात्, इसकी वृत्ति में है ओदंतो निपातः प्रगृह्यः स्यात्। ओत ये सूत्र है, ओत से क्या ले लेना, ओदंत, ओत से क्या ले लेना है यहां पर, ओदंत, क्योंकि ये जो ओत है ये निपातः इसका विशेषण है। ओत शब्द निपातः का विशेषण है, अर्थात ओदंत निपात की प्रगृह संज्ञा होती है। तो ओत निपातः का विशेषण है, निपातः का विशेषण होने से अर्थात विशेष विशेषण होने से यहां पर येन विधिस तदंतस्य विशेषणम तदंतस्य संज्ञा से, इस सूत्र से क्या हो जाता है, यहां पर तदंत अंत का ग्रहण करना है। तो इसीलिए ओत शब्द से ओदंत का ग्रहण किया जाता है, विशेषण में अंत पद का ग्रहण होता है। ठीक है, तो यहां पर अंत पद का लेना है, अंत पद का ग्रहण करना, इसीलिए ओत से क्या ले लेना, ओदंत। ओदंत ओकार अंत में है,
ओदंत से क्या ले लेना, ओकार अंत में है ऐसा जो निपाता मतलब निपात, उसकी प्रगृह संज्ञा होती है। इस प्रकार से सूत्र को घटाना कि ओकारांत निपात की, ओकार अंत में है ऐसे निपात की प्रगृह संज्ञा होती है। उदाहरण बनता है अहो ईशाह, अहो ईशाह, ये उदाहरण है। अहो ईशाह का मतलब होता है कि ओह ये स्वामी है, महाराज है ये, ठीक है। तो अहो ईशाह, अहो ईशाह में अहो की चादि अशत्व सूत्र से, चादि अशत्व सूत्र से क्या होती है, निपात संज्ञा हो जाती है। निपात संज्ञा होने से यहां पर ओत सूत्र लगता है। ओत सूत्र कहता है कि ओदंत निपात की प्रगृह संज्ञा होती है। ओत सूत्र आता है, कहता है ओदंत निपात की प्रगृह संज्ञा होती है। ओदंत निपात हो जाएगा अहो में हकार में जो ओ है, ठीक है, अहो में हकार में जो ओ है ये क्या कहलाएगा, ओदंत निपात है ही, क्योंकि निपात संज्ञा चादि और शत्व से किए हैं। इसकी क्या हो जाएगी, प्रगृह संज्ञा। इसी सूत्र से जब प्रगृह संज्ञा हो जाएगी तो प्लुत प्रगृह या अचनित्यम से प्रकृतिभाव हो जाएगा, मतलब अहो ईसाह इसी प्रकार से बना रहेगा, कुछ भी यहां पर बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव यहां पर नहीं होगा। यहां पर होता यह है कि अहो ईसाह में निपात एका जनांग, इस सूत्र से यहां पर निपात एका जनांग सूत्र भी क्या कहता है कि एकोच निपात अंग वर्जः प्रगृह्य साथ, एक अच वाला जो निपात अंग को छोड़कर प्रगृह संज्ञा हो जाती है, तो प्रगृह संज्ञा निपात एका जनांग सूत्र भी करता है। ओदन ओत सूत्र भी प्रगृह संज्ञा करता है। जब ये भी प्रगृह संज्ञा करता है तो फिर ओत की क्या आवश्यकता है, वही संज्ञा के लिए। तो ओत की आवश्यकता यह है कि निपात एका जनांग सूत्र एक अच स्वरूप जो निपात है उसकी प्रगृह संज्ञा करता है, कि एक अच स्वरूप हो, एक ही अच हो। अहो में एक अच नहीं है बल्कि अनेका अच है, अकार फिर हकार में ओकार, तो ये क्या है, एक अच स्वरूप नहीं है कौन, अहो, बल्कि अनेक है, अनेक अच है। अनेक अच होने से निपात एका जनांग सूत्र से प्रगृह संज्ञा संभव नहीं थी, इसलिए महर्षि पाणिनि को अलग से ओत सूत्र बनाना पड़ा ताकि यहां भी प्रगृह संज्ञा हो जाए। तो इस प्रकार से आज के विषय को यहीं पर समाप्त करेंगे, इसके बाद फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। नमस्कार।